अधिकांश लोग मानते हैं कि टैंक और मिसाइलें युद्ध का फैसला करती हैं, लेकिन वे गलत हैं। असल लड़ाई जो वाकई में पुतिन की युद्ध मशीन को भूखा रख सकती है, पूरी तरह से चुप्पी में खुले समुद्र में हो रही है, उन जहाजों के खिलाफ जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो। यूक्रेन अब केवल अपने शहरों की रक्षा नहीं, बल्कि 600 से ज्यादा रूसी शैडो फ्लीट टैंकरों का भी पीछा कर रहा है। ये अरबों डॉलर हर प्रतिबंध को चकमा देकर सीधे क्रेमलिन तक पहुंचते हैं। ये युद्धपोत नहीं है, ये मॉस्को और कीव के लिए तैरते हुए एटीएम हैं। सिर्फ ये जाना है कि इन्हें सस्ते और कानूनी तरीके से कैसे उड़ाया जाए, बिना सैनिक भेजे। आइए जानते हैं उस यूक्रेनी खोज के बारे में जिसने पुतिन को डराने लगे हैं। विश्लेषकों के अनुसार यह नेटवर्क रूस को प्रतिबंधों से बचाते हुए उसकी अर्थव्यवस्था को महीनों तक बचाए रख रहा था, जब दुनिया रूसी तेल की आपूर्ति रोकने का जश्न मना रही थी। छाया बेड़ा, जो अलग अलग झंडों व अनौपचारिक रास्तों से चल रहा था, रूस के लिए अरबों कमा रहा था, जबकि इसे पहले ही बंद होना चाहिए था। वे टैंकर भले ही हथियार न ले जाएं, लेकिन वे उतने ही जरूरी हैं जितने वे जहाज जो यूक्रेनी शहरों पर क्रूज मिसाइलें दाग रहे हैं। रूस लगातार बेड़े का विस्तार करता रहा। अभी जब हम बात कर रहे हैं, वह बेड़ा बढ़कर 600 से अधिक जहाजों का हो गया है। यह उस संख्या से 3 गुना से भी ज्यादा है जितना आक्रमण की शुरुआत में था। अब यह 2025 के पहले 9 महीनों में रोज 75 मिलियन बैरल तेल ले जा सकता है। 113 जहाजों ने झूठे झंडे फहराकर 1.1 करोड़ टन 55 अरब डॉलर का कच्चा तेल भारत और चीन को चुपचाप पहुंचाया। यह मामूली रकम नहीं है। लगातार टपकती बूंद से नदी बनती है, जो हर महीने मॉस्को के युद्ध कोष का 40% देती है। कीमतें गिरने पर भी ये फंड रूस के युद्ध बजट को मजबूत रखते हैं। यूक्रेन के हमले के साथ ही युद्ध का मैदान बदल गया, खासकर जहाजों पर हमलों से। यूक्रेन सिर्फ धातु नहीं डुबो रहा, बल्कि ऐसा सिस्टम हिला रहा है जिससे कई देश बचना चाहते थे। हर सफल हमला मॉस्को के लिए ज्यादा लागत और छुपे व्यापार करने वालों में डर बढ़ाता है। यह विदेशी सरकारों को मानने पर मजबूर करता है कि उन्होंने ग्रे जोन लंबे समय तक रहने दिया। यह रूस को पारदर्शिता के लिए मजबूर करता है, जिससे वह बचना चाहता है। एक बार जहाज उजागर होने पर सब देख सकते हैं कि मॉस्को तेल कैसे भेजता है। शैडो फ्लीट अचानक नहीं बनी थी। यह रूस पर प्रतिबंध और G7 मूल्य सीमा के दबाव के जवाब में बनाई गई थी। रूस के पास या तो सामान्य तरीके से तेल बेचने या खुद का नेटवर्क बनाने का विकल्प था। इसलिए उसने पुराने टैंकर खरीदे जिन्हें पश्चिमी कंपनियां नहीं चाहती थीं। ये पुराने जहाज अक्सर बिना या कम बीमा के बदले नाम व छोटे द्वीप देशों के झंडे लगाकर चलाए जाते थे, जो असली मालिक की जांच नहीं करते थे। इन जहाज़ों को सेल कंपनियों के बीच ऐसे घुमाया जाता था कि अकाउंटेंट भी पसीना पसीना हो जाए। विडंबना यह है कि कई टैंकर जो पहले यूरोप या एशिया में बनी प्रतिष्ठित कंपनियों के लिए चलते थे, अब इन अपारदर्शी नेटवर्क्स में गुम हैं। इस छुपी दुनिया में शामिल होने के बाद इन्हें नए समूहों ने चलाया, जिनका रिश्ता विश्लेषकों ने रूसी मालिकों से जोड़ा। नीति केंद्रों के शोधकर्ताओं ने इन रिकॉर्ड्स की गहराई से जांच की और यह नोट किया कि कितनी बार ये जहाज ऐसे ऑपरेटरों के हाथों में पहुंचे जिनका रूस की निर्यात प्रणाली से सीधा या अप्रत्यक्ष संबंध था। यह गोपनीयता आधारित पारिस्थितिकी तंत्र है। एक शिपमेंट की निगरानी से दिखता है कि सिस्टम कैसे चलता है। जहाज रूसी बंदरगाह पर पहुंचकर कच्चा तेल लोड करता है। कागजी कार्रवाई में बदलाव किया जाता है। कभी कभी यात्रा के बीच में ही जहाज का झंडा बदल जाता है। कभी कभी जहाज अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर देता है। कभी कभी एक और टैंकर समुद्र के किनारे किसी शांत खाड़ी में उससे मिलता है और दोनों जहाज शिप टू शिप ट्रांसफर करते हैं ताकि तेल की असली उत्पत्ति छुपाई जा सके। फिर दूसरा जहाज खुला बंदरगाह जाकर तेल को ऐसे बेचता है जैसे वह कहीं और से आया हो। यह प्रक्रिया कई बार दोहराई जाती है ताकि रूसी निर्यात चलता रहे। इतने बड़े टैंकर को छुपाना मुश्किल होना चाहिए, लेकिन अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था इसे हैरान करने वाली आसानी से संभव बना देती है। कुछ रजिस्ट्रियां सवाल नहीं पूछती, कुछ बिचौलिए मालिकाना हक छुपाते हैं और कुछ बीमा कंपनियां सामान्य कागजात अनदेखा करती हैं। जब तक अधिकारी किसी जहाज के पीछे की सच्चाई का पता लगाते हैं, वह पहले ही नए नाम से चल रहा होता है। प्रतिबंधों का मकसद ऐसे व्यवहार को पकड़ना है, लेकिन शैडो फ्लीट दिखाती है कि यह व्यवस्था कितनी अधूरी है। रूस ने एक छेद ढूंढकर उसका फायदा उठाया
और G7 मूल्य सीमा लागू होने पर भी बचने के उपाय निकाल लिए। इन जहाजों से मॉस्को मूल्य सीमा से ऊपर तेल बेच सकता है, क्योंकि असली कीमत या स्रोत पता नहीं चल सकता। आखिरकार मूल्य सीमा लागू करने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि यह रूसी तेल है। बिना स्रोत के मूल्य सीमा बेअसर हो जाती है। यूक्रेन के विश्लेषकों ने इस तस्वीर में आसान फॉर्मूला देखा। जब तक रूस बड़ी मात्रा में निर्यात करता रहता है, वह पैसा कमाता रहता है, और जब तक वह पैसा कमाता रहता है, युद्ध जारी रहता है। और यही हमें इस कहानी के मूल बिंदु पर वापस ले आता है। शैडो फ्लीट का हर सफर रूस के युद्ध बजट के लिए असली आमदनी है। आप ये आंकड़े मिला सकते हैं। ज्यादा तेल का परिवहन यानी हथियार, ड्रोन, मिसाइल और रूसी सैनिकों की तनख्वाह के लिए ज्यादा पैसा। इससे जुड़े पूरे चैन में कई लोग फायदा उठाते हैं। टैंकर मालिकों को अच्छी फीस मिलती है, ब्रोकरों को कमीशन मिलता है, ट्रेडरों को छूट मिलती है, रिफाइनर को सस्ता तेल मिलता है। हर किसी को कुछ न कुछ मिलता है, और क्योंकि सबको कुछ मिलता है, कोई भी इसकी शिकायत नहीं करना चाहता। यह चुप्पी पर टिकी एक छाया अर्थव्यवस्था बन जाती है। रूस को यह सिस्टम इसलिए पसंद है क्योंकि इससे उन्हें आजादी मिलती है। अगर शिपिंग रेगुलेट हो तो पश्चिमी देश जहाज जब्त कर सकते हैं और रास्ते बंद कर सकते हैं। शैडो फ्लीट की अस्पष्ट मालिकाना हकदारी से मॉस्को को समय और इनकार मिलता है। ईरान और वेनेजुएला अपने घोस्ट टैंकरों से यही कर रहे हैं, और अब रूस के साथ कार्गो मिलाने भी लगे हैं, जिससे ट्रैक करना मुश्किल हो गया है। यूक्रेन ने प्लेबुक देखी, कंधे उचका दिए और जवाब में उसके पन्ने फाड़ने शुरू कर दिए। यहीं पर यूक्रेन की रणनीतिक बदलाव साफ नजर आती है। रूस की चालों पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अब वह उन सिस्टम्स को बाधित कर रहा है जिन्होंने मॉस्को को युद्ध जारी रखने में मदद की। यूक्रेन ने रूस की नौसेना को देखा और जहाजों को मिसाइलें दागते हुए पाया। उसने रूस की अर्थव्यवस्था को देखा और टैंकरों को उन मिसाइलों के लिए पैसे पहुंचाते हुए देखा। उसने अब नौसैनिक ड्रोन को निशाना बनाना शुरू किया। लंबी दूरी के हमले और खुफिया कार्य एक साधारण विचार में मिल गए हैं। यूक्रेन के हमले काला सागर से आगे भी बढ़े। 28 नवंबर को यूक्रेनी सीबेबी ड्रोन ने गाम्बिया के झंडे वाले 2 पुराने रूसी संबंधित टैंकर कारोस और विराट पर हमला किया। तुर्की के तट के पास बोसफोरस के नजदीक खारोस में आग लग गई, जिसे किनारे से भी देखा जा सकता था, जबकि विराट को भारी छेद का नुकसान हुआ। तुर्की बचाव कर्मियों ने क्रू को सुरक्षित निकाला। कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। मरम्मत पर करोड़ों खर्च और हफ्तों की सेवाबंदी के कारण तुर्की तट के पास जलता टैंकर शैडो फ्लीट को कम छुपा हुआ दिखाने लगा। यह हमला सिर्फ शुरुआत थी। कुछ दिन बाद यूक्रेन ने रूसी बंदरगाहों की ओर जा रहे 2 टैंकरों पर हमला किया। नौसैनिक ड्रोन जहाजों से टकराए, जिससे आपातकालीन दल सक्रिय हुए। आग लगी और संदेश फिर साफ था कि ये जहाज अजेय नहीं हैं। 2 दिसंबर को मिडवोल्गा 2 जहाज तीर के तट से 100 किमी दूर समुद्र में हमले का शिकार हुआ। जहाज सूरजमुखी तेल जॉर्जिया ले जा रहा था और शैडो फ्लीट नेटवर्क में शामिल था। यूक्रेन ने साबित किया कि वह रूस की प्रतिबंध तोड़ प्रणाली से जुड़े जहाजों पर हमला करने को तैयार है। कोई जान नहीं गई, लेकिन नुकसान से संचालन बाधित हुआ और पूरे बेड़े को चेतावनी मिली। जहां तक चालक दल की जान की बात है, इन टैंकरों में से ज्यादातर पर ऐसे चालक दल होते हैं जिनका रूस के युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, और यही एक असली नैतिक उलझन पैदा करता है। ये नाविक भारत, फिलीपींस या बांग्लादेश से होते हैं और जहाजों पर रोजी रोटी कमाते हैं। मालिक जहाजों का रखरखाव मुश्किल से करते हैं। जब कोई हमला होता है तो वही लोग डेक पर लगी आग को घूर रहे होते हैं, जबकि मालिक किनारे पर सुरक्षित बैठे होते हैं। यूक्रेन ने हताहतों से बचने के लिए सावधानी बरती और इसमें सफल रहा। हर हमले में एक जोखिम रहता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। मुख्य हमलों के अलावा पूरी स्थिति और नाटकीय हो जाती है। 2022 से यूक्रेन ने रूस के काला सागर बेड़े का 40% से अधिक हिस्सा नष्ट या निष्क्रिय कर दिया है, जिसमें प्रमुख क्रूजर मुस्कोवा, कई लैंडिंग जहाज और दर्जनों गश्ती नौकाएं शामिल हैं। विश्लेषकों के अनुसार रूस ने कम से कम 25 बड़े नौसैनिक जहाज गंवाए हैं, जिससे मॉस्को को बेड़े को सुरक्षित बंदरगाहों की ओर ले जाना पड़ा। इसी समय छाया बेड़े पर दबाव बढ़ा है। शिपिंग ट्रैकर्स के अनुसार हाल ही में रूस के 15% से अधिक घोस्ट टैंकर क्षतिग्रस्त, हिरासत में या बिना बीमा रह गए हैं, जिससे दोहरी समस्या हुई है। रूस की नौसेना घट रही है और उसकी गुप्त तेल सप्लाई भी कमजोर हो रही है। यूक्रेन का साफ संदेश है कि युद्ध अब सिर्फ
खाइयों या मिसाइलों तक नहीं, बल्कि समुद्र में भी पुतिन की युद्ध मशीन दब रही है। इन हमलों ने टैंकर यात्राओं को चेतावनी कहानियों में बदल दिया। यूक्रेन ने दिखाया कि उसके सस्ते ड्रोन मोर्चे से दूर तक जा सकते हैं। संदेश साफ था। रूसी तेल ले जाने या क्रेमलिन के युद्ध बजट का समर्थन करने वाला जहाज अब वैध लक्ष्य है। हर हमले के पीछे चयन प्रक्रिया होती है। विश्लेषक रूसी कच्चा तेल ले जाने वाले जहाज़ों की पहचान कर स्वामित्व और जोखिम का मूल्यांकन करते हैं, फिर सबसे कम लागत में अधिक बाधा वाले लक्ष्य चुनते हैं। नौसैनिक ड्रोन जहाज़ों से सस्ते हैं, इसलिए यूक्रेन को फायदा है। एक छोटा ड्रोन ऐसा नुकसान कर सकता है जिसकी मरम्मत में करोड़ों खर्च हो जाएं, या किसी जहाज को सेवा से बाहर कर दे। पूरी तरह सस्ता ड्रोन, महंगा टैंकर। यह समीकरण सख्त है। मॉस्को रोज इसका हिसाब कर रहा है। यह अभियान रूस की लागत बढ़ा रहा है। बीमा प्रीमियम बढ़ रहे हैं, यात्राएं नए रास्तों पर हैं, रास्ते लंबा समय ले रहे हैं, ऑपरेटर घबराए हैं। कुछ चालक दल अब खतरे के चलते शैडो फ्लीट जहाज़ों पर जाने से मना कर रहे हैं। जोखिम की हर अतिरिक्त परत सिस्टम को और कमज़ोर बना देती है। यूक्रेन यही चाहता है। दिलचस्प है कि रूसी वित्त पर दबाव अकेले नहीं डाला जा रहा। समुद्र में यूक्रेन ने ड्रोन हमलों को समुद्री हमलों से मिलाया, जैसे नवंबर में नोवोरोसिस्क के पास अफिप्स की रिफाइनरी पर हमला, जिससे हफ्तों तक काम रुका रहा। या सादो तो रूस के अंदर सितंबर में 2 बार जलाया गया। जनवरी से कीव ने कम से कम 13 ऐसे हमले किए हैं, जिससे रूस की रिफाइनिंग क्षमता का 17% ठप हो गया है और समुद्री हमलों व रिफाइनरी हमलों के बीच समुद्री निर्यात में 5वां हिस्सा कम हो गया है। यूक्रेन ने पहले ही रूस को 2025 की तेल आय में अनुमानित 9 से 12 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया है। यह दोहरा झटका है। स्रोत पर तेल 3 गुना घटा है, इसलिए शैडो फ्लीट बचे भी तो कच्चा तेल कम मिलेगा। रूस पर वहां वार करो जहां वह ताकत नहीं बढ़ा सकता। इन हमलों पर वैश्विक प्रतिक्रियाएं तीव्र रही हैं, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि व्यावसायिक जहाज़ों पर हमला हो, भले ही वे जहाज गुप्तता पर आधारित क्षेत्र में काम कर रहे हों। नेटो सरकारें, यूरोपियन यूनियन अधिकारी, तुर्की और समुद्री नियामकों ने संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। एक तरफ ये जहाज रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में किसी भी हमले से तनाव बढ़ने का खतरा रहता है। सरकारें हिंसा की निंदा तो करती हैं, पर असली समस्या उस व्यवस्था में है जो अनजाने टैंकरों को रोजाना 1 अरब बैरल से ज्यादा तेल ले जाने देती है, वो भी कम जांच के साथ। तटस्थ देश फंसे हैं। तुर्की नहीं चाहता कि बोस्फोरस में जलता टैंकर हफ्तों रास्ता रोके। मिस्र को स्वेज में तेल फैलाव या टैंकर डूबने का डर है। भारत, जो सबसे बड़ा सस्ता कच्चा तेल खरीदार है, अब चुपचाप कड़े सवाल पूछ रहा है। भारत के बंदरगाहों पर क्षतिग्रस्त शैडो जहाज पहुंचते ही फ्लीट पर जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाता है और जहाजों को नुकसान के साथ ही सब्र भी खत्म होने लगता है। हर जहाज क्षतिग्रस्त होने पर राजनयिकों में हलचल मचती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये हमले बीमा बाजारों में घबराहट और व्यापार मार्गों पर असर डाल सकते हैं। कुछ चुपचाप मानते हैं कि यूक्रेन ने जिन ठिकानों पर हमला किया उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था, लेकिन वे इसे खुलकर नहीं कहते। यह राजनीतिक रूप से बहुत उलझा हुआ है। यह स्वीकार करना कि एक छुपा हुआ बेड़ा वर्षों से सबकी नजरों के सामने चल रहा था, जबकि सांसदों ने, आप जानते हैं, दूसरी ओर देखा। अब हर कोई नजरें नहीं फेर रहा है। हम जानते हैं कि रूस के सैन्य प्रयास का 40% इसी छाया बेड़े से वित्त पोषित होता है। तो ये पहली बार है जब हमारे पास तेल और रूसी तेल और गैस के लिए इतना व्यापक दृष्टिकोण है। पहला, अमेरिका के प्रतिबंधों के फैसलों और दूसरा, छाया बेड़े पर दबाव बढ़ाने के जरिए। मुझे विश्वास है कि अगले हफ्तों में रूस की अर्थव्यवस्था और युद्ध वित्त पोषण की उसकी क्षमता पर दबाव पड़ेगा। फ्रांस यूरोप में सबसे मुखर रहा है। राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा कि रूसी अर्थव्यवस्था दबाव में है, यूरोप को शैडो फ्लीट पर सख्त होना चाहिए। फ्रांसीसी अधिकारियों ने जहाजों की कड़ी निगरानी, बंदरगाहों पर नियंत्रण और मालिकाना छुपाने में मदद करने वालों पर कार्रवाई पर जोर दिया है। उनका संदेश स्पष्ट है। अगर आप चाहते हैं कि प्रतिबंध कारगर हों, तो माने कि यह फ्लीट है। इन हमलों के कानूनी मुद्दे जटिल हैं। शैडो फ्लीट समुद्री कानून के अस्पष्ट क्षेत्र में है। कई जहाज या तो सही से पंजीकृत नहीं या कमजोर निगरानी वाले देशों में पंजीकृत हैं।
कुछ के पास बीमा है, बाकी के दस्तावेज असली मालिक से मेल नहीं खाते। जब ऐसे जहाजों को कोई नुकसान पहुंचता है तो किसी को पूरी तरह से पता नहीं होता कि जिम्मेदार कौन है। फ्लैग स्टेट कह सकता है कि उसका नियंत्रण नहीं है। मालिक शेल कंपनी और क्रू एजेंसी से पंजीकृत हो सकते हैं जिनसे संपर्क नहीं हो सकता। यह हर घटना को अधूरी पहेली बना देता है। इन जहाजों के बचने का कारण साफ है। समुद्री कानून इस बात पर निर्भर करता है कि झंडा लगाने वाले देश जिम्मेदारी लें, लेकिन उन देशों में से कुछ के पास तो मुश्किल से ही तटरक्षक बल है। जहाजों की निगरानी के लिए जरूरी ढांचा तो दूर की बात है, दुनिया के दूसरी तरफ एक टैंकर का झंडा किसी भू-आवृत्त छोटे देश का होना समझ से बाहर है। लेकिन फिर भी यही हो रहा है। बिना निगरानी के जहाज मालिक रजिस्ट्रियां बदलते, प्रबंधन कंपनियां बदलते और एजेंसियों से कागजी कार्रवाई करवाते हैं जो जांच नहीं करती। यह कानूनी धुंध है जिसमें समस्या आने पर सब कंधे उचका देते हैं। रूस यही चाहता है। अगर कोई भी आसानी से मालिकाना हक का पता नहीं लगा सकता तो कोई भी रूस को इन जहाजों के इस्तेमाल के लिए सजा नहीं दे सकता। सिस्टम तब टूटने लगता है जब हमले शुरू होते हैं। नियामकों को ध्यान देना पड़ता है, बंदरगाह और सवाल पूछने लगते हैं, ट्रैकिंग कंपनियां और गहराई से जांच करती हैं, पत्रकार वे मालिकाना रिकॉर्ड प्रकाशित करते हैं जो सालों से छुपे हुए थे। दुनिया को करीब से देखने पर शैडो फ्लीट का मकसद टूटने लगता है और जब दुनिया देखती है तो इसका असर सिर्फ समुद्र तक नहीं रहता। इन हमलों से ऊर्जा बाजार प्रभावित हुए हैं। टैंकर पर हमला या रास्ता बदलने से कीमतें बढ़ती हैं। शैडो फ्लीट का 3/4 हिस्सा खरीदने वाले भारत और चीन अब घबरा रहे हैं। अब वहां की रिफाइनरियां टैंकर के हमले या हिरासत में लिए जाने के जोखिम को कवर करने के लिए अतिरिक्त छूट की मांग कर रही हैं। यात्रा के बीच में ही कीमत से हर अतिरिक्त डॉलर की छूट $1 की बचत है। मॉस्को रिफाइनरियों की देरी की चिंता नहीं करता, जबकि खरीदार सप्लाई एडजस्ट करने में जुटे रहते हैं। यहां तक कि एक छोटी सी बाधा भी उस बाजार को हिला सकती है जो लगातार सप्लाई पर निर्भर करता है। रूस का तेल निर्यात वैश्विक सप्लाई में अहम है, जिससे अनिश्चितता तेजी से फैलती है। यह हमला दिखाता है कि जब कोई नेटवर्क गोपनीयता और कानूनी छेदों पर आधारित होता है तो पूरी व्यवस्था कितनी नाजुक हो जाती है। यहां तक कि छोटी छोटी दरारें भी बड़े असर डाल सकती हैं। रूस में दबाव बढ़ रहा है और पुतिन ने यूक्रेनी हमलों के बाद गुस्सा दिखाया है। उन्होंने यूक्रेन को पूरी तरह से समुद्र से काट देने की धमकी दी। इसे सबसे कट्टरपंथी समाधान बताया। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि अगर हमले जारी रहे तो रूस यूक्रेन के साझेदारों के टैंकरों को भी निशाना बना सकता है। क्रेमलिन और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्टों से मॉस्को की घबराहट झलकती है। शैडो फ्लीट सिर्फ आर्थिक उपकरण नहीं बल्कि प्रतिबंधों में रूसी तेल आपूर्ति की ढाल भी है। इस फ्लीट से जहाजों का खोना रूस को उस जगह पर चोट पहुंचाता है जिसे वह अजेय मानता था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि पुतिन इतना बड़ा गुस्सा दिखा रहे हैं। रूस ने मुख्य गलियारों के पास नौसैनिक सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी है। मॉस्को चाहता है कि दुनिया यूक्रेन को जहाज रानी के लिए खतरा माने, जबकि जिन जहाजों पर हमला हो रहा है वे सामान्य नियमों के बाहर हैं। रूस समुद्री स्थिरता का रक्षक बनने की कोशिश करता है, पर सच्चाई छुपाना मुश्किल है। मुख्य अस्थिरता उन पुराने टैंकरों से है जो अलग अधिकार क्षेत्रों में छुपते, सुरक्षा से समझौता करते और केवल क्रेमलिन के युद्ध के लिए पैसा जुटाते हैं। क्रेमलिन का दावा है कि यूक्रेन और उसके सहयोगी समुद्री डाकू हैं, लेकिन जहाजों की गतिविधियों से यह साबित नहीं होता। कई जहाज बिना ट्रैकिंग चलते हैं, कई टैंकर बिना बीमा के या बहुत कम बीमा के चलते हैं, कुछ को अवैध रूप से तेल फेंकते हुए पकड़ा गया है, कुछ बुनियादी सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करते हैं जिन्हें सामान्य टैंकर मानते हैं। अगर रूस ने विनियमित शिपिंग का इस्तेमाल किया होता तो यह सब नहीं हो रहा होता। इसके बजाय उसने प्रतिबंधों से बचने के लिए एक अनियमित बेड़ा तैयार किया। अब जब बेड़ा निशाने पर है, मॉस्को उसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से सहानुभूति मांग रहा है जिसे उसने अनदेखा किया था। तो असली सवाल यह नहीं है कि यूक्रेन जहाजों पर हमला जारी रख सकता है या नहीं, बल्कि यह है कि क्या बाकी दुनिया रूस को उन्हें बदलने देती रहेगी। इससे भी बड़ा सवाल यह है कि अब यूक्रेन के लिए आगे क्या होगा। यह रणनीति जोखिम भरी है लेकिन प्रभावशाली भी है। इन जहाजों पर हमला करने से रूस की आय का एक हिस्सा बंद हो सकता है और उसकी युद्ध को फंड करने की क्षमता कमजोर हो सकती है। यूक्रेन को जोखिम पता है, रूस हालात बिगाड़ सकता है, राजनयिक विरोध कर सकते हैं। कुछ देशों को व्यापार की चिंता है, पर यूक्रेन के अनुसार कुछ न करना ज्यादा बुरा है। रूस का छाया नेटवर्क से तेल भेजना क्रेमलिन को मजबूत करता है, जबकि रूस के जोखिम बढ़ रहे हैं। हर क्षतिग्रस्त टैंकर के साथ निर्यात बनाए रखना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सस्ते पुराने टैंकर
खत्म हो रहे हैं। रूस ने 2022 से अब तक 400 से ज्यादा टैंकर खरीदे हैं, लेकिन दुनिया भर में ऐसे टैंकरों की संख्या अब केवल 800 से 900 के बीच ही बची है जो इस प्रोफाइल में फिट बैठते हैं। मौजूदा नुकसान और रिटायरमेंट की दरों पर शैडो फ्लीट शारीरिक रूप से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। हर घबराया हुआ ऑपरेटर और देरी जोड़ता है। हर नया रास्ता अपनाई गई यात्रा लागत बढ़ा देती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो रूस को नए खरीदार ढूंढने पड़ सकते हैं या फिर और भी ज्यादा दोस्ताना बंदरगाहों पर निर्भर होना पड़ेगा। उसे ऐसे दलालों के साथ और गुप्त सौदों में उतरना पड़ सकता है जो भारी फीस वसूलते हैं। यूक्रेन के दबाव से सिस्टम महंगा और अनिश्चित होता है और दूसरे देश भी इसमें फंसते हैं, चाहे वे चाहें या नहीं। यूरोप अब बंदरगाहों पर कड़ी निगरानी की ओर देख रहा है। कुछ सरकारें उन बिचौलियों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही हैं जो इन जहाज़ों का पंजीकरण कराने में मदद करते हैं। कुछ लोग घोस्ट रजिस्ट्रियों पर सख्ती चाहते हैं जो बिना पूछे नाम झंडे मंजूर करती हैं। अब पश्चिमी देश भी इस ओर ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ ने 2027 तक रूसी एलएनजी आयात पर रोक लगा दी और 117 शैडो जहाज ब्लैकलिस्ट किए। कुल 557 हो गए। फर्जी झंडा रजिस्ट्रियों जैसे गेबॉन, मंगोलिया पर भी सख्ती बढ़ी। ऑस्ट्रेलिया ने 45 जहाज़ों पर कार्रवाई की, जबकि अमेरिका ने एक शांत अवधि के बाद जुलाई में ईरानी और रूसी हाइब्रिड जहाज़ों को चिन्हित किया। यह लागू करना मुश्किल है, लेकिन इन कदमों से मास्को की मार्च की आय युद्ध से पहले की तुलना में 137% कम हो गई है, जिससे लंबी दूरी की ढुलाई और बीमाकर्ता प्रभावित हुए हैं और शैडो फ्लीट स्थिर हो गई है। रूस सुर्खियों में नहीं आना चाहता था, पर अब उसके पास छुपने की जगह नहीं है। अगर कुछ नहीं बदलता तो यह सिर्फ रूस की समस्या नहीं रह जाएगी। ईरान और वेनेजुएला पहले ही इस मॉडल की नकल कर चुके हैं और हर महीना जब यह फ्लीट काम करती रहती है तो यह एक और प्रमाण बन जाता है कि यह तरीका कारगर है। किसी भी प्रतिबंधित देश के लिए जिसे तेल बेचना है, पुराने बिना बीमा वाले टैंकर जो झंडों के बीच बदलते रहते हैं, वे एक साथ सुरक्षा और प्रतिबंधों दोनों को कमजोर कर देते हैं। इनमें से अधिकांश टैंकर अपनी बिक्री की तारीख से 20 साल पुराने हैं, सिंगल होल्ड हैं और मुश्किल से ही इनकी देखभाल की जाती है। लॉयड्स लिस्ट बेड़े के 1/3 को मानक से कम मानती है। एक गंभीर टक्कर या तूफान से मेडिटेरेनियन या मलक्का जलमरूमध्य में एक्सॉन वाल्डेज जैसा बड़ा तेल रिसाव हो सकता है। जब ऐसा होगा तो जनता का गुस्सा वही खत्म कर देगा जो ड्रोन ने शुरू किया था। अगर ये छेद खुला रहा तो कल उत्तर कोरिया या कोई और हर समुद्री रास्ते में यही करेगा। यूक्रेन का अभियान एक दुर्लभ क्षण दिखाता है जहां रणनीति और सिद्धांत एक साथ आ जाते हैं। इस बेड़े को कमजोर करना रूस की आक्रामकता को कमजोर करता है और उन कमियों को उजागर करता है जो खतरनाक जहाज़ों को अंतर्राष्ट्रीय जल में जाने देती हैं, और इसी से कहानी पूरी हो जाती है। प्रतिबंधों से बचने को बनी छिपी बेड़ा अब खुलेआम शिकार है। अब यह पीछा चुपचाप नहीं हो रहा है, बल्कि व्यस्त समुद्री मार्गों पर खुलकर सामने आ रहा है, जिससे यह सवाल उठता है कि कौन से नियम मायने रखते हैं और उन्हें तोड़ने का अधिकार किसे है। यह दिखाता है कि गोपनीयता की सीमाएं हैं, खासकर जब वह हथियार बने, और यह रूस को नापसंद स्थिति में डालता है। एक ऐसी स्थिति जहां हर तरफ से दबाव बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया उसकी आर्थिक जीवन रेखा पर खतरा मंडराते हुए देख रही है। समुद्री व्यवस्था का भविष्य अब इस बात पर टिका है कि आगे क्या होता है। शैडो फ्लीट पर दबाव बढ़ रहा है, जिससे उस पर निर्भर लोग भी परेशान हैं। रूस समझ रहा है कि जिन जहाज़ों को वह छुपाना चाहता है वे भी सामने आ सकते हैं। जब एक दृढ़ प्रतिद्वंद्वी यह तय कर लेता है कि अब बहुत हो गया। ऐसी वीडियो बनाते समय समस्या है जब कई ड्रोन हमले दिखाते हैं, हालांकि कोई इंसान या रूसी सैनिक घायल नहीं होता। वीडियो में YouTube अक्सर हमारी वीडियो डिमोनेटाइज या प्रतिबंधित कर देता है। पिछले हफ्ते हमारे 4 वीडियो डिमोनेटाइज हुए। ड्रोन हमलों या फ्रंट लाइन फुटेज दिखाना विज्ञापनदाताओं को पसंद नहीं आता, इसलिए ऐसे वीडियो प्रतिबंधित होते हैं। यही आधुनिक युद्ध की सच्चाई है जिसे यूक्रेनियन लड़ रहे हैं और जीवित रहने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि इन सब चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है और इसी वजह से हमने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बिजनेस बेसिक्स लॉन्च किया। हमने इसे शुरू से बनाया है ताकि हम पर कोई पाबंदी ना हो। हमें अपने ड्रोन स्ट्राइक को ब्लर नहीं करना पड़ता, हमें फ्रंट लाइन की फुटेज को ब्लर नहीं करना पड़ता और हमें रूसी एयरबेस के तबाह होने को भी ब्लर नहीं करना पड़ता।
इसके अलावा हम अपनी साइट पर कोई विज्ञापन भी नहीं चलाते। इस तरह हमें खुद को सेंसर नहीं करना पड़ता, सिर्फ इसलिए कि विज्ञापनदाता हमारे कवरेज से खुश नहीं हैं। हम साइट को आपके समर्थन से चलाते हैं, विज्ञापनों से नहीं। अगर आप ऐसे कवरेज में रुचि रखते हैं और आप हमारे वीडियो बिना सेंसर किए देखना चाहते हैं और वो बोनस कंटेंट पाना चाहते हैं जिसे हम यहाँ यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, तो ज़रूर हमें बिजनेस बेसिक्स पर ज्वाइन करें। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं या अपनी स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। ज्वाइन करने पर आप वो सारा कंटेंट देख सकते हैं जो हमने पहले ही अपलोड किया है और वो सारे वीडियो जो हम भविष्य में अपलोड करेंगे। इसके अलावा आप हमारे कवरेज और हमारे चैनल को सपोर्ट भी करेंगे, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सैम है और मैं आप सबसे अगले वीडियो में मिलूंगा।